स्वागत है आपका गुरुत्वाकर्षण के पाठों में। पिछले पाठ में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय क्षेत्र में की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र का विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखा था। और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी से या किसी खगोलीय पिंड से किसी वस्तु को कैसे प्रक्षेपित किया जाएगा कि वह लौट करके उस पर नहीं आएगा। तो हम चूंकि पृथ्वी पे रहते हैं तो शुरुआत पृथ्वी से करते हैं। पृथ्वी के लिए जिस वेलोसिटी से पृथ्वी, अगर ये मान लेते हैं पृथ्वी है, इससे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक दिया, वर्टिकली फेंका गया और यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ दे, और वह वापस पृथ्वी पर न लौटे, तो कहते हैं कि उसे पलायन वेग को प्राप्त हो गया और वह पलायित हो गया। पृथ्वी से के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ देना, पलायित कर जाना, तो वह न्यूनतम वेग जिससे कि पृथ्वी से किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ देता है, लौट कर नहीं आता है पृथ्वी की सतह पर, उस पिंड का पलायन वेग कहलाता है। जिस पिंड को फेंका जाता है उसे हम प्रक्षेप्य कहते हैं। इसको फेंका गया प्रक्षेप्य। अब थोड़ा सा देखिए, प्रक्षेप्य का मास m है, इसका मास me है। g इस पलायन वेग को ve से सूचित करते हैं, ve से, इसके वेलोसिटी से हम इसको सूचित करते हैं। ve बराबर होता है 2GRE, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। 2G के बदले लिखिए GME, RE का स्क्वायर इंटू RE से RE कैंसल, ये हमारा हो गया 2GME बाई RE भी ओवर। तो एक चीज जो ध्यान में रखना है हमको, अभी हमने देखा कि प्रक्षेप्य का मास है m और इसकी वेलोसिटी में कहीं m का जिक्र नहीं है, पलायन वेग का जिक्र नहीं है। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी से जिस पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है उसका पलायन वेग प्रक्षेप्य के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, अर्थात प्रक्षेप्य के द्रव्यमान का पलायन वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जिस पिंड से फेंका जा रहा है, जैसे धरती से फेंका जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि me का चर्चा है, अर्थात जिस पिंड से फेंका जा रहा है उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, उसको आप पार करना चाहते हैं। तो जिस पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कराना है उसके उसके द्रव्यमान का प्रभाव पड़ता है पलायन वेग पे। अब सोचिए GRE का अगर हम वैल्यू बैठा देते, G का वैल्यू दिखा देंगे, 2G का वैल्यू 9.8 बैठा दे, RE का वैल्यू 6400 किलोमीटर बैठा दे, किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 1000 बैठा दे, इतना मीटर पर सेकंड। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो समथिंग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा, जो पृथ्वी पर का पलायन वेग है। यही अगर हम इस पिंड को उठाकर जहां हमने अर्थ रखा था यहाँ मून रख दें, मून कर दें, mm कर दें, मून, तो मून पर का जब ले जाएंगे तो हाँ इसकी वेलोसिटी चंद्रमा पर का पलायन वेग। अब आप यहाँ देखिए चेंज क्या होगा, VE करिए, VE बराबर हमारा हो जाएगा 2GMM बटे RA, चंद्रमा पर करिए। अब चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा की त्रिज्या इस सब के आधार से प्रभावित होगा, उससे जब हम इसको निकालेंगे तो इसका होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। हमें ध्यान में रखना है, यानी 2.4 किलोमीटर पर सेकंड से अगर हम चंद्रमा पर से किसी पिंड को प्रक्षेपित कर दे तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, लौट कर चंद्रमा पर नहीं आएगा। पृथ्वी पर से किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंक दिया जाए तो पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ देगा। और बहुत ध्यान में रखना है, प्रक्षेप्य के द्रव्यमान से
पलायन वेग स्वतंत्र होता है, परंतु जिस ग्रह का पलायन वेग होता है उसके द्रव्यमान का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो प्रक्षेप्य के द्रव्यमान m से कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। अब हम देखते हैं उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह यानी जनरली धरती पर से पलायन वेग से उपग्रह को फेंका जाता है ताकि वो पृथ्वी के बाहर एक निश्चित कक्ष में परिक्रमा करने लगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं उपग्रह कहते किसको है। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट, ये ग्रह है अगर अर्थ, वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है। ये ग्रह की परिक्रमा करने वाला पिंड उपग्रह, ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंड को कहते हैं उपग्रह। अब उपग्रह दो तरह के हो सकते हैं, प्राकृतिक कृत्रिम। प्राकृतिक कृत्रिम, कृत्रिम मानव निर्मित, प्राकृतिक जो परमात्मा से प्रकृति से बना है। अर्थ के सेंस में देखा जाए, पृथ्वी के सेंस में देखा जाए तो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इस कारण से अन्य ग्रहों के लिए जो उपग्रह की चर्चा की जाती है तो ग्रह को एक पर्यायवाची शब्द ही दे दिया गया है, चांद। बृहस्पति के कितने चांद हैं ये पूछा जाए तो समझा यह जाता है कि पूछा जा रहा है बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। शनि के कितने चांद हैं यह पूछा जाए तो समझा जाता है कि शनि के कितने उपग्रह हैं। तो उपग्रह का एक समझा जाए, कह सकते हैं हम कि चंद्रमा पर्याय बन गया। हालांकि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, जिस कक्ष में उनको रखा जाता है उसे हम पहले तो समझते हैं कि कक्ष कहते किसको है। तो पृथ्वी, ये हमने देखा उपग्रह भी चक्कर काटते हैं। तो ग्रह के चारों ओर जिस कक्ष, जिस रास्ते से, जिस वृत्तीय पथ पर ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर काटता है उसे उपग्रह का कक्ष कहते हैं। अब इस कक्ष में इसका वेलोसिटी होगा। अब सपोज कीजिए इस उपग्रह का मास m है और वेलोसिटी v0 है। v0 कक्षीय वेग। तो यहां देखिए इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक अगर देखें, ये re है और ये अगर h है तो ये टोटल हमारा हो जाएगा re प्लस h। अब इस उपग्रह पे दो तरह के बल लग रहे हैं। एक बल उसके मोशन के कारण है जो उसको इससे दूर करता है, और दूसरा बल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब इस कक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है अपकेंद्रण बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर अपकेंद्रण बल। अब ये लिख सकते हैं G(m)(e)(m) बटे यहां से यहां तक का डिस्टेंस re प्लस h का पावर 2 बराबर। अब केंद्र बल होता है mv²/r। m वेलोसिटी का स्क्वायर v² और r re प्लस h। m से m कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसलिए v0 बराबर अंडर रूट G(m)(e) बटा re प्लस h। ये हमारा है v0 बराबर, फार्मूला हो गया G(m)(e) बटा re प्लस h। यदि पृथ्वी के करीब हो, यदि उपग्रह पृथ्वी के करीब से जा रहे हैं, उपग्रह पृथ्वी के करीब से जा रहे हैं, करीब से जाती है, अर्थात यूं समझ लें उपग्रह जाता हो, करीब से जा रहा हो
तो यह देखिए कि कक्ष जो है इसका वो पृथ्वी से करीब होगा। इस स्थिति में क्या है कि आर ई की तुलना में एच जो है सो बहुत छोटा है, एच को नगण्य कर लेगा, इसलिए वी ओ को बराबर हमारा हो जाएगा जी एम ई बाई आर। चूंकि हम अगर आर ई से गुना भी कर दें, आर ई लिख सकते हैं आर ई स्क्वायर, इतना बराबर हमारा हो जाता है स्मॉल जी, इसलिए वी को बराबर हम लिख सकते हैं स्मॉल जी आर ई। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब पृथ्वी के करीब से गुजरता हो उपग्रह, अर्थात पृथ्वी उपग्रह का जो कक्ष है वह पृथ्वी के तल से ज्यादा दूर नहीं है। अब इस स्थिति में यानी पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला उपग्रह का वेग, पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले उपग्रह का वेग भी ओ बराबर जी का वैल्यू बैठा देंगे, आर ई का वैल्यू बैठा देंगे 9.8 आर ई का 6400 किलोमीटर को मीटर में बदल देने, फिर 1000 से गुना कर दें, मीटर पर सेकंड कर दें, 98 100 रूट 2, 98 का 7, 64 का 80, इसका 10 मीटर पर सेकंड, 1.4 56 100 मीटर पर सेकंड, 14 छक 84, 14 पते 70 और 8 78, 1.41 अगर लेंगे तो हो जाएगा 56 का 6, 56 चौका 224, 5 29 और 56 और 25 81, 8.8196 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 8.196 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना नहीं लिख करके लिखा जाता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड लगभग, अर्थात पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले ग्रह का जो कक्षीय वेग होगा वह लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ध्यान में रखना है हमको, कक्षीय वेग का फॉर्मूला होता है हमारा वी ओ बराबर जी एम ई आर ई, कब? जबकि बहुत करीब से गुजरे तब ऐसे होता है √जी एम ई बटे आर ई प्लस एच। यो ध्यान में रखना है हमको, वी ओ बराबर हो गया हमारा जी एम ई आर ई प्लस एच का अंडर रूट। अब यहीं से देखिए, अगर हमसे पूछा जाए इस ग्रह का आवर्त काल क्या है? आवर्त काल अर्थात ग्रह को एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, एक पूरा चक्कर अपने कक्ष में, उसको कहेंगे उपग्रह का आवर्त काल। कोई उपग्रह अपने कक्ष में ग्रह के चारों ओर जितना समय में एक पूर्ण चक्कर काट देता है वह उपग्रह का आवर्त काल कहलाता है। अब कितना देर में काटेगा? तो उपग्रह का आवर्त काल बराबर उपग्रह का आवर्त काल T इक्वल टू उपग्रह यानी कक्ष की परिधि बटे कक्षीय वेग। कक्ष की परिधि क्या हो जाएगी? आर ई प्लस एच है उसकी त्रिज्या, तो 2 पाई आर ई प्लस एच, और कक्षीय वेग यानी वीओ हम बैठाइए, वीओ जब हम बैठाएंगे तो आ जाएगा हमारा वीओ बराबर, जब इसको बैठा देते हैं टी बराबर 2 पाई आर ई प्लस एच जी एम ई बाई आर ई प्लस एच
1/2। ये ऊपर में ले जाइए, सीधा हो जाएगा 2 पाई RE प्लस H का पावर 3/2 GME का पावर 1/2। इसलिए T इजिकल टू हम यह लिख सकते हैं 2 पाई RE प्लस H का पावर 3 GME का पावर ½ ये हमारा हो गया T बराबर। यदि इसमें भी देखिए, यदि उपग्रह पृथ्वी के करीब से गुजरे, उपग्रह पृथ्वी के करीब से गुजरे, तो फिर H लेस RE H 0, तो T बराबर 2 पाई RE पावर 3/2 और GME पावर ½ तो इसको अगर हम अब सॉल्व करते हैं, GME बराबर हम जानते हैं G बराबर होता है GME बाई RE स्क्वायर। इस तरह से GME का वैल्यू बैठाइए, GME बराबर हो जाएगा GRE स्क्वायर। इसलिए T बराबर, वहां से देखते हैं T क्या हो गया, 2 पाई RE का पावर 3/2 और GME के बदले GRE स्क्वायर बैठा देना है, GRE स्क्वायर का पावर 1/2 अर्थात 2 पाई RE 3/2 रूट के अंदर G और बाहर में RE, ये ऊपर चला जाएगा 3 में से 3/, तो सीधे हो जाएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 पाई RE बटा G, ये हमारा हो जाएगा आवर्तकाल का आवर्तकाल हो गया। अगर हम वैल्यू को बैठा दें, सारे वैल्यू इस जगह पर बैठा दें, 2 पाई के जगह वैल्यू बैठा दें 2 × 3.14, RE के जगह 64, 100 × 1000 और इसके जगह 9.8 इतना सेकंड है। 2 × 3.14 इंटू 9.8, 64, 100 का बाहर 80, इसका 10, इसका 7 और इस इंटू √2 इतना सेकंड। √2 से इसको काटें, वैल्यू बिठा दीजिए 1.41 गुने 3.14 गुने 80 गुने 70/7 सेकंड। 80 गुने 10/7। सारा कैलकुलेशन हम लगभग करेंगे 84 मिनट के अप्रॉक्स आता है। तो पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला जो हमारा उपग्रह होता है, उसका जो परिक्रमण काल होता है वह 84 मिनट का होता है। सॉरी, एक कैलकुलेशन यहाँ पर, एक 0 बढ़ जाएगा, ये बाहर में आएगा तो ये 100 हो जाएगा और अब 100। अब हम इसको जब करते हैं तो हो जाता है 84 मिनट के आसपास होगा। ये था हमारा उपग्रह का
परिक्रमण काल जो करीब से गुजरता है उसका, पृथ्वी के करीब से गुजरे उस उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। अब एक सवाल उठता है, पृथ्वी से उपग्रह को जब प्रक्षेपित किया जाता है तो कहाँ उसको रखा जाता है? तो उपग्रह की प्रकृति पर उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है तो उपग्रह की प्रकृति के अनुसार उसे कक्ष में रखा जाता है। एक कक्ष जो पृथ्वी के से उपग्रह को प्रक्षेपित करने पर रखा जाता है वह है भू स्थिर कक्ष, जिसे हम लोग पार्क कक्ष भी कहते हैं। जनरली मौसम से संबंधित भू स्थिर कक्ष, मौसम संबंधी उपग्रह को, चाहे संचार जगत के जो उपग्रह सब हैं उसे पार्क कक्ष या भू स्थिर कक्ष में स्थापित किया जाता है। पार्क कक्ष या भू स्थिर कक्ष। भू स्थिर कक्ष कहते हैं किसको हम? ये अगर हम अर्थ मान लें तो पृथ्वी के लगभग 36,000 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पार्क कक्ष है, भू स्थिर कक्ष है। इसे भू स्थिर कक्ष इसलिए कहते हैं कि इस कक्ष में स्थित उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल 24 घंटा में पृथ्वी घूमती है, 24 घंटा में वो एक चक्कर पृथ्वी को मार लेती है और उसके साथ 24 घंटा में एक चक्कर उसको मार लेना है। और उसके बाद क्या है कि पृथ्वी के घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ये ग्रह भी उपग्रह भी, यानी इस कक्ष में जो उपग्रह होते हैं वो पार्क कक्ष में स्थित उपग्रह भी घूमते हैं पश्चिम से पूर्व से, पृथ्वी के रोटेशन के डायरेक्शन में घूमते हैं। और पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है उतना ही में वो परिक्रमा करते हैं, इसलिए पृथ्वी से स्थिर दिखाई देते हैं। जितने भी संचार से संबंधित उपग्रह हैं इसी कक्ष में स्थापित किए जाते हैं। ग्रह से संबंधित केपलर का टॉपिक हमारा ग्रह से संबंधित केपलर का नियम। केपलर ने ग्रह से संबंधित 3 नियम दिए। पहला नियम कक्ष का नियम था। प्रथम नियम केपलर ने जो दिया उसे कक्ष का नियम कहते हैं। इस नियम के तहत केपलर ने बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ, ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय कक्ष, वृत्तीय कक्ष नहीं, वृत्त ये होता है, वृत्त का एक निश्चित सेंटर होता है, उस दीर्घवृत्त इस प्रकार से होता है। एक दीर्घवृत्तीय कक्ष में जिसके फोकस में कहीं सूर्य होता है, फोकस में कहीं सूर्य है, इस पे जो है पृथ्वी ग्रह सारे परिक्रमा करते रहते हैं। यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करते रहता है जिसके फोकस में सूर्य होता है। यह था कक्ष का नियम। दूसरा नियम केपलर ने बताया वह था क्षेत्र का नियम, क्षेत्र का नियम या क्षेत्रफल का नियम। दूसरा था क्षेत्र का नियम या क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम में कहते हैं केपलर साहब कि यदि कोई ग्रह, सूर्य है, ये मान लेते हैं ग्रह है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा है, इससे अगर हम t समय ले लें और t समय में इतना दूरी पर ये आया है, ये इसका हो गया हमारा, सपोज कीजिए ये S है, ये A है और B है, और मान के चलिए कि t समय में ही अगर P से Q डिस्टेंस कवर किया गया हो, ये भी टाइम है t, तो समान समय t से वहां ग्रह यहां से A से B तक आया और ग्रह P से Q तक आ रहा है t समय में, तो t समय में इसका क्षेत्रफल यानी एरिया एस बी ए बराबर एरिया एस पी क्यू। अर्थात इस नियम के तहत बताया ग्रह
सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं तो समान समय में ग्रह के सूर्य से मिलाने वाली रेखा का जो क्षेत्रफल कवर्ड होता है वह समान होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ग्रह का क्षेत्रीय चाल समान होता है। ग्रह का क्षेत्रीय चाल समान होता है। तीसरा नियम था वह था आवर्तकाल का जो नियम है केपलर का। इसके अनुसार केपलर साहब ने बताया यदि ये ग्रह है और ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा या यूं समझ ले ग्रह से जो सूर्य की औसत होती है, अब देखिए एक जैसी स्थिति तो रहती नहीं है, तो औसत दूरी हम मानते हैं r, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, हम औसत दूरी मानते हैं ग्रह से सूर्य की औसत दूरी, सूर्य की औसत दूरी r, मान लीजिए r स्मॉल r, और आवर्तकाल उसका t है। आवर्तकाल t है, इसका मतलब कि ग्रह को एक चक्कर लगाने में यहां से यहां तक आने में t टाइम लगता है। इसलिए आवर्तकाल के नियम से कहता है केपलर साहब ने कहा आर स्क्वायर समानुपाती होता है टी क्यू, सॉरी आर क्यू समानुपाती होता है टी स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर क्यू बाई टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। तो ये था ग्रह से संबंधित केपलर का नियम। अब थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको कि हम लोग देखते हैं। अब जो इसमें हमको यूज करने के लिए मिला, तो जी का तो हमने देख ही लिया, स्मॉल जी भी देख लिया, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस चैप्टर में जो मूल रूप से हमको न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान में रखना होता है वो कैपिटल जी का है, स्मॉल जी का है, एम ई का है, मास ऑफ अर्थ का है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, और रो ई पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व है। पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मास ऑफ अर्थ इतना है 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम। आर ई है 6.4 × 10⁻6 मीटर, और रो ई है 5.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी एकांक घन मीटर में इतना किलोग्राम पृथ्वी का होता है मास। ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रमुख तथ्य। हम इसके जो इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल है इसके लिए या फिर इससे जुड़े प्रॉब्लम्स जो दूसरे होंगे इसको हम डाल देंगे। जो हम लोगों का इससे जुड़ा हुआ अन्य जो पीडीएफ है या फिर प्रॉब्लम्स है, इसके लिए जो लिंक आपको शेयर किया गया होगा टेलीग्राम पे, उस पर उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।